हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज के क्लास में हम जो आज का सेशन है, आज का वीडियो है, वो सीटेट 2023 में जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड है। तो आज के जो वीडियो में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। सीडीपी का आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपकी तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा और प्लीज़ इसको ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्थिर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अगला प्रश्न है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो मनोवैज्ञानिक बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार ये जो सभी प्रकार के जिनको पहचानने का, वर्गीकृत करने का जो योग्यता होता है उसको कहा जाता है प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार के वर्गीकृत करने की योग्यता को प्राकृतिक बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। अगला प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन जो है अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधि, क्योंकि ये जो है मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना जाता है। तो चिंतन की क्या रूप है? चिंतन किसका रूप है? संज्ञानात्मक गतिविधि का रूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से या समूहों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक रूप से। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक रूप में सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्यवहार करना सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है
शरीर गति क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, ये आदि के जो व्यवहार है इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या करती है? तो देखिए, जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाता है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। किसके अनुसार? समावेशी शिक्षा के अनुसार काम कर रही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने की अतिरिक्त ये किसमें भी सहायता करती है और किसमें सहायता करती है? सीखने को सुगम बनाने के अलावा और किसमें सहायता करती है? तो देखिए, विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना और उनके सीखने को सुगम बनाना ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। किसमें? सामाजिकरण में भी सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका, सामाजिकरण। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, वही जो व्यवस्था है वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो आनुवांशिकता संबंधी कारक क्या है ये आपको अच्छी तरह पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आँखों का रंग। आँखों का रंग। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। प्रायः किसके ओर संकेत करते हैं? देखिए, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? आवश्यक उपचारात्मक युक्ति की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सीमा जो है बहुत जल्दी सीख जाती है और लीना को सीखने में लेट समय लगता है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को जो है दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की भिन्नता। हर व्यक्ति का जो है वो अलग अलग उनके अंदर योग्यता होती है। तो देखिए, यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेता है जबकि दूसरा जो शिक्षार्थी होता है उसको समय लगता है, तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं व्यक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये जो है एक अधिगम विकलांगता है डिसलेक्सिया, जिसका जो है पठन विकार के रूप में होता है। ये पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने की समस्या जिनको होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। वह बालक जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, क्या बचती है?
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से क्या बचती है? तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है उससे लैंगिक पूर्वाग्रह से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। तो जब बच्चा जो है किस अवस्था में, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक चरण, जो पहला स्टेज होता है उसी में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके सीडीपी की तैयारी में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से तो आते ही हैं, आप सभी को पता है, और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो कि पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप ज़रूर से 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू।